हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ बंगाली मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है सस्पेंस से भरी। ये स्टोरी आपको क्लाइमैक्स तक पहुँचने तक सस्पेंस से और दिल में कहीं और सवाल लेकर आगे बढ़ाते रहेगी। आप जो सवाल का जवाब ढूंढोगे वो क्लाइमैक्स होगा या नहीं, चलो देखते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुमुदिनी भवन को। यह एक हॉस्टल है जिसे चलाती है शिमी अम्मा। लड़कियों की इस हॉस्टल में हम देखते हैं जानवी और पूर्वा को। ये दोनों रूम पार्टनर्स हैं। इनकी बातों से समझता है ये लेस्बियन है और यहाँ बहुत दिनों से इनमें लड़ाई भी हो रही है। ये भी समझ जाता है क्योंकि अभी अभी पूर्वा को किसी लड़के से प्यार हो रहा था। ये बात जानवी को खटक रही थी। आज पूर्वा का बर्थडे था। सब लड़कियां पूर्वा के लिए हॉस्टल के रूल अनुसार एक फेवरेट डिश बना रही थी। इस हॉस्टल का रूल था जिस किसी का बर्थडे होगा उसके लिए सारी लड़कियां तैयारी करेगी। पूर्वा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो हंसते हुए बाहर भागती है और सामने जय खड़ा था। जय ने ही उसे मैसेज किया था। जय और पूर्वा का अफेयर चल रहा था। इसी वजह से जानवी को दिक्कत थी। जय जो था वो शिमी अम्मा का पोता था। पूर्वा और जय दोनों इशारों में बातें कर रहे थे। तभी यहाँ जानवी आ जाती है और जय को एंग्री लुक देकर पूर्वा को नूडल्स खिलाती है। जानवी का लुक बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ पक रहा हो। अब पूर्वा ऑफिस जाने के लिए निकलती है और ऑफिस जाते हुए शिमी अम्मा का आशीर्वाद लेती है और ऑफिस के लिए निकलती है। तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। ये देख सब हैरान हो गए थे। दुख का माहौल था और यहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस डेड बॉडी कब्जे में लेती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। एसपी गणेश और मनीषा यहाँ आते हैं। गणेश की बातों से लगता है वो बहुत ही बुद्धू है। वो कहता है पूर्वा की मौत जहर से ही हुई है और ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और यहाँ अचानक से एंट्री होती है अंशिका की। अंशु हॉस्टल में रहने आई हूँ ऐसा कहती है। वो बताती है मेरी यहाँ इस शहर में जॉब लगी है। मुझे पूर्वा से रेफरेंस मिला था। ये सुन सब चौंक जाते हैं। उसे बताते हैं कि पूर्वा की डेथ हो गई। ये सुनकर अंशिका को भी शौक लगता है। शिमी अम्मा कहती है यहाँ अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम नए किसी को एडमिशन नहीं देंगे। पुलिस अंशु को साथ ले जाती है क्योंकि पूर्वा के डेथ के कुछ समय बाद अचानक अंशु वहाँ कैसे आ गई। ये जो अंशु थी वो गणेश की मूर्खता भाप लेती है। अंशु के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पता चलती है कि अंशु जो है इंसानों की हैंडराइटिंग देखकर उनका दिमाग पढ़ सकती है। वो गणेश का कैरेक्टर भी समझ लेती है। वो उससे कहती है सर आप मुझे उस हॉस्टल में रहने की परमिशन दोगे तो मैं आपका फ़ायदा करूँगी। आप हॉस्टल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। आपका जासूस बनकर रहूँगी। गणेश मान जाता है और वो उस हॉस्टल में रहने की अंशु को परमिशन देता है। दोस्तों पूर्वा के मर्डर में किसका हाथ है, आपको क्या लगता है? मुझे तो यहाँ जानवी खूनी लग रही। चलो आगे कहानी देखते हैं। रात में हम देखते हैं जय के रूम में एक नर्स आती है उसे इंजेक्शन देने के लिए। यहाँ ये समझता है जय मेंटली अनस्टेबल है। नर्स उसे जो इंजेक्शन लगा रही थी उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था मानो उस इंजेक्शन में कुछ गड़बड़ी है। जय इंजेक्शन लगवा लेता है। दूसरे दिन सुबह हॉस्टल में पुलिस आती है। यहाँ पुलिस सारी लड़कियों से पूछताछ करने लगती है कि पूर्वा को किसने क्या क्या खिलाया, सुबह किस किस ने पूर्वा के लिए क्या बनाया। लड़कियां बताती है और मनीषा नोट करती है। लड़कियां बोलती है पूर्वा बहुत अच्छी थी, उसका नेचर इतना अच्छा था कि कोई उसका दुश्मन भी हो सकता है, ये हमारे सोच के बाहर है।
पूर्वा हमेशा सबकी मदद करती थी। हॉस्टल की किसी भी लड़की को पैसे की ज़रूरत होती तो पूर्वा उसे पैसे देती थी। इतना ही नहीं, वो पास ही के एक झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों की भी बहुत मदद करती थी। एक लड़की कहती है, हाँ, पर पूर्वा और जाह्नवी के बीच लड़ाई चल रही थी। जाह्नवी को पूर्वा ने एक बार क्रिमिनल भी कहा था और वो हमेशा कहती थी। इतना ही नहीं, वो कह रही थी, मैं सच्चाई सबको बता दूंगी। जय और पूर्वा का अफेयर था, पर शिमी अम्मा को पसंद नहीं था कि जय किसी से भी बात करे। जय और पूर्वा छुपके से मिलते और बात करते। बर्थडे वाली सुबह भी जय और पूर्वा मिले थे और उनका झगड़ा हुआ था। यहाँ एक लड़की बताती है, पहले जय और जाह्नवी का अफेयर था। ये सुन गणेश हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है पागल लड़के के पीछे दो दो लड़कियां लगी है। जाह्नवी यहाँ आती है और अपनी सफाई देते हुए बोलती है, मैं ड्रग्स लेती थी, जिसकी वजह से पूर्वा मुझे क्रिमिनल कहती थी। मैंने ड्रग्स बंद किया और यही सच्चाई बोल दूंगी, ऐसा वो कहती थी। पुलिस कंप्लेंट की भी धमकी देती थी। वो मेरी अच्छी दोस्त थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे मार दिया। अब एसआई गणेश शिमी अम्मा को बुलाता है, उनसे जय और पूर्वा के रिश्ते के बारे में पूछता है। शिमी अम्मा कहती है, मुझे ये बात कल ही पता चली थी। अच्छी बात तो ये थी कि पूर्वा जानती थी जय मेंटली अनस्टेबल है, फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती थी। मुझे भी लगा कि पूर्वा का प्यार जय को ठीक कर देगा। गणेश जय से पूछताछ करने को कहता है। तब शिमी अम्मा कहती है, इंस्पेक्टर साहब, जय को परेशान मत करो, उसे कल पूछताछ करो, वो भी डॉक्टर के सामने, क्योंकि अगर अभी उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसके डॉक्टर मुजुमदार यहाँ मौजूद नहीं है। गणेश इस बात के लिए मान जाता है। पुलिस वालों को तो पूरा शक जाह्नवी पर ही था। रात में हम देखते हैं जाह्नवी को, जो अंशिका के साथ रूम शेयर कर रही थी, क्योंकि जाह्नवी और पूर्वा का रूम सील कर दिया था। रात में अंशु जाह्नवी पर नज़र रखे हुए थी। जाह्नवी फ़ोन पर किसी से कहती है, हॉस्टल के पीछे वाले गेट में 1 घंटे के बाद मिलो, वही लेन देन करते हैं। ये बात अंशिका पुलिस को बताती है। पुलिस हॉस्टल की ओर आते हैं। 1 घंटे बाद जाह्नवी हॉस्टल के बाहर जा रही थी, जिसे अंशु भी फॉलो कर रही थी, और पुलिस इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। ये जो लड़का जाह्नवी से मिलने आया था, दरअसल वो एक ड्रग सप्लायर था। वो अभी अभी ड्रग सप्लाई करने आया था। आसपास छानबीन करने पर यहाँ और एक डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी थी पार्वती की। पार्वती हॉस्टल के पास ही एक चाय की टपरी चलाती थी। वो लड़का कहता है, पार्वती मुझसे भी ड्रग्स लेती थी, पर उसे किसने मारा मुझे बिल्कुल पता नहीं। अब हॉस्टल में सबको लगता है पूर्वा और पार्वती को जाह्नवी ने ही मारा होगा। जाह्नवी को पुलिस अपने साथ ले जाती है। जाह्नवी यहाँ कहती है, बाहर पुलिस पकड़ ना ले, इसलिए वो लड़का मेरे पास ड्रग्स रखता था और सुबह ले जाता था। आज सुबह वो नहीं आया क्योंकि हॉस्टल में पुलिस थी, इसीलिए मैंने उसे रात में बुलाया, पर मैं खूनी नहीं हूँ। दूसरी ओर पुलिस पार्वती के घर जाती है। घर की छानबीन में पुलिस को समझ आता है कि पार्वती टपरी पर इतना कमा सकती है, उससे कहीं ज़्यादा उसके घर में सामान था। वहाँ उसके अलमारी से बहुत कीमती सोने की बालियाँ भी मिलती है, जिसके बिल पर यम शाह लिखा था। पार्वती का पड़ोसी कहता है, पार्वती शाह नहीं है। पुलिस वाले ज्वेलर्स के पास जाकर छानबीन करने लगते हैं। इधर अंशु भी उस स्पॉट पर जाकर छानबीन करती है तो उसे एक एयरपॉड मिलता है। एयरपॉड लाकर वो गणेश को देती है, पर गणेश को समझता नहीं कि वो एयरपॉड का क्या करे। तब अंशु उसे बताती है कि ये डेड बॉडी के पास मिला है। हम इतना तो जानकारी निकाल सकते हैं कि ये एयरपॉड किस फ़ोन से कनेक्ट था, ये पता लगा सकते हैं। ये सुन गणेश कहता है, क्या तुम जासूस हो?
तब अंशु कहती है, मर्डर मिस्ट्रीज की वेब सीरीज देखकर भी इतना दिमाग चल जाता है। एक तुम ही हो जो तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। इधर कुमुदिनी भवन में हम देखते हैं जय के डॉक्टर मुजुमदार यहाँ आए थे। वो कहते हैं जय की तबीयत खराब हो रही है, इसे कुछ दिन एडमिट करना ज़रूरी है। तभी यहाँ पर स्टेला यानी जय की नर्स आकर कहती है, पुलिस वाले जय से पूछताछ करने आ गए हैं। यहाँ जय से एसआई गणेश पूछता है, पूर्वा से किस बात पर तुम्हारी लड़ाई हो रही थी? जय कहता है, जानवी के फोटो पर मैंने लाइक किया था। सोशल मीडिया पर मैंने उसे हार्ट शेप क्यों सेंड किया, इस बात पर वो मुझ पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि हमारे रिश्ते के बारे में मेरे दादी को पता चले, इसलिए उसने दादी के सामने ही मुझे गले लगा लिया। दादी को हमारे बारे में पता चल गया। दूसरी ओर ज्वेलर्स की दुकान के सीसीटीवी में पता चलता है कि वो बालिया मोनालिसा ने खरीदी की थी। अब पुलिस मोनालिसा को पुलिस स्टेशन में ले जाती है। स्टेला फ़ोन पर ये बात किसी से शेयर कर रही थी। मोनालिसा को पुलिस ले गई है, अब पूरा राज सामने आ जाएगा, ये ऐसा वो डरते हुए किसी से कह रही थी। तभी उसकी बातें अंशु सुन लेती है। वो स्टेला को पकड़कर उसे धमकाती है और सच्चाई पूछने लगती है। पर तभी जय के कमरे से आग आग ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। अंशु भागते हुए जय के कमरे में जाती है। देखती है जय ने पूर्वा की जो पेंटिंग बनाई थी उसे उसने आग लगा दी थी। अंशु फिर से नीचे आती है तो स्टेला वहाँ से गायब थी। वो स्टेला को पूरे हॉस्टल में ढूंढती है, पर अब स्टेला उसे कहीं नहीं मिलती। अंशु ये जानकारी पुलिस को दे देती है। पुलिस से कहती है स्टेला की फ़ोन की लोकेशन को फॉलो करते हुए उसे ढूंढो। पुलिस को स्टेला का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है और स्टेला की लाश तालाब किनारे मिल जाती है। ये सब हैरान थे। अब 3 मर्डर हो चुके थे। कुमुदिनी भवन में सब परेशान होते हैं। जय की हालात भी बिगड़ रही थी। डॉक्टर मुजुमदार जय को एडमिट करने के लिए शिमी अम्मा से बात करता है। शिमी अम्मा एडमिट के लिए इनकार करती है और बाद में अपने पोते की भलाई के लिए मान जाती है। अब कुमुदिनी भवन में पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि अभी हॉस्टल के बाहर कोई नहीं जाएगा और हॉस्टल के अंदर भी बाहरी इंसान नहीं आ सकता। ये सुन शिमी अम्मा कहती है, पर जय के डॉक्टर उसे एडमिट करने के लिए ले जा रहे हैं, उसकी तबीयत बिगड़ रही है। तब पुलिस कहता है, पहले डॉक्टर के क्लिनिक का एड्रेस दो और जानवी को हम छोड़ रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अब पुलिस अंशु को साथ ले जाते हैं। यहाँ कुमुदिनी भवन पर पुलिस का पहरा था और ये ऐसे ही रहने वाला था। अंशु कहती है, मुझे यहाँ क्यों लाया है? पुलिस कहता है, स्टेला जिससे बात कर रही थी उसने स्टेला को मारा। अब तुमने स्टेला को धमकाया, ये बात उसे पता चल गई होगी। अब तुम्हारे जान को भी खतरा है। ये अरेस्ट नहीं प्रोटेक्शन है। ये सुन अंशु को गुस्सा आता है। वो कहती है, अब मैं क्या कहूँ आपसे, सब लोग मुझ पर शक करेंगे, मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ। तभी बाहर से एक हवालदार आता है और कहता है, डॉक्टर मुजुमदार आए हैं, जो जय के डॉक्टर है। गणेश उनसे क्लिनिक का एड्रेस पूछता है। तब डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी चेंज होते हैं। वो एक डायरी पर एड्रेस लिखता है और डॉक्टर को कॉल आता है। कॉल आते ही डॉक्टर बाहर चला जाता है। तभी हवालदार नोटिस करता है, अंशु को जो एयरपॉड मिला था वो डॉक्टर मुजुमदार के मोबाइल से कनेक्ट था। यहाँ डॉक्टर जो कॉल पर बात कर रहा था वो हवालदार भी सुनता है। अब उसकी बातें इन्हें पता चलती है। एक बात समझ नहीं आती कि हॉस्टल के पीछे डॉक्टर का एयरपॉड कैसे गिरा। ये बात अंशु सोचने लगती है। कहती है, एयरपॉड डॉक्टर के मोबाइल से कनेक्ट है या नहीं, इसकी छानबीन हमें करनी होगी। इसके लिए हम पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी को चेक करते हैं। दूसरी ओर कुमुदिनी भवन में जय को एडमिट करने डॉक्टर और उनका एक असिस्टेंट आता है। वो लोग जय को ले जा रहे थे। शिमी अम्मा भी साथ चलूंगी कहने लगती है। डॉक्टर उन्हें आने से मना करता है, पर शिमी अम्मा साथ जाने की जिद पर अड़ गई थी।
डॉक्टर उसे भी एम्बुलेंस में बिठा लेता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी में समझता है वो एयरपोर्ट जो था डॉक्टर के फ़ोन से ही कनेक्ट था। अब यहाँ वो लोग कुमुदनी भवन आने का सोचते हैं तो वहाँ के एक पुलिस जो पहरा दे रहे थे वो बताते हैं शिमी अम्मा और जय डॉक्टर के साथ गए हैं। अंशु कहती है डॉक्टर की हैंडराइटिंग दिखाओ और हैंडराइटिंग देखकर वो कहती है कि ये हत्यारा हो सकता है पर शातिर इंसान भी है। हम उसके मोबाइल को ट्रेस करते हैं। ये लोग डॉक्टर के मोबाइल को ट्रेस करते हैं और हैरान होते हैं ये डॉक्टर किसी क्लिनिक में नहीं बल्कि एक मंदिर में आया था। मंदिर के ट्रस्ट के ऑफिस में शिमी अम्मा को उन्होंने बांध रखा था। पुलिस यहाँ आते ही डॉक्टर और उसका असिस्टेंट जय को लेकर भाग जाते हैं। शिमी अम्मा को उन्होंने वही छोड़ दिया था। बहुत देर तक डॉक्टर का पीछा करने के बाद उन्हें डॉक्टर मिल जाता है। यहाँ डॉक्टर बताता है जय की जो माँ थी वो बहुत अमीर परिवार से थी, करोड़ों की संपत्ति की एकलौती वारिस थी। यहाँ जय के पापा से उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी। जय के माँ बाप बहुत महंगे नशे के आदी हो चुके थे। जय के पापा कोलकाता अपनी माँ के पास आना चाहते थे पर जय की माँ उसे रोक लेती। एक बार जय के पापा कोलकाता आ गए और एक हादसे में उनकी मौत हो गई। तभी कुछ दिनों के बाद जय की माँ की भी ओवरडोज से डेथ हो गई। अब जय इतनी बड़ी दौलत का एक लौता वारिस है और वो आम इंसान ना बने इसलिए मुजुमदार ने उसे दादी के पास तो छोड़ दिया पर उसे इंजेक्शन लगाता रहा जिससे जय की सोचने की शक्ति कमज़ोर हो और मुजुमदार ने उसे नींद के भी बहुत से इंजेक्शन दिए थे जिससे जय को उसने पागल ठहराया। क्योंकि जब जय 25 साल का होगा तभी उसे वो प्रॉपर्टी मिलेगी और जब प्रॉपर्टी जय के कब्जे में आए तो यहाँ वो आसानी से जय से प्रॉपर्टी छीन सके। डॉक्टर मुजुमदार ने बचपन से ही जय को अपने कब्जे में रखा था। वो राह देख रहा था कि जय को 25 साल पूरे कब होंगे। उस रात हॉस्टल के पीछे स्टेला को मुजुमदार ने इंजेक्शन देने दिया था। स्टेला को जय की नर्स के तौर पर यहाँ डॉक्टर ने ही रखा था। स्टेला वो इंजेक्शन जय को देने के बाद से ही जय की तबीयत बिगड़ रही थी और जय को एडमिट करने के बहाने डॉक्टर उसके नाना के शहर ले जाने वाले थे। सारे प्रॉपर्टी खुद के नाम करने वाला था। पर इन सब के बीच में जब हॉस्टल के पीछे स्टेला और डॉक्टर इंजेक्शन की बातें कर रहे थे तब वो बातें पार्वती ने सुन ली थी। पार्वती इन्हें धमका रही थी। तभी डॉक्टर ने उसे मार दिया। यानी ये जो डॉक्टर था वो उसी का एयरपॉड वहाँ गिर गया था। स्टेला जब कॉल पर बात कर रही थी तो वो डॉक्टर से ही कर रही थी। अंशु ने इसे धमकाया था। स्टेला वहाँ से भागकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने ही स्टेला को मारकर तालाब के किनारे फेंक दिया था। अब यहाँ डॉक्टर ने 2 मर्डर कबूल कर लिए पर एसआई गणेश पूछता है पूर्वा को तुमने क्यों मारा। डॉक्टर कहता है मैंने पूर्वा को नहीं मारा, पूर्वा के मर्डर से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। पुलिस वाले उसे धमकाते हैं। तब डॉक्टर कहता है मैंने 2 खून कबूल किए, आप मुझे उतनी ही सज़ा दोगे जितना 3 खून करने पर भी दोस्त, पर मैंने पूर्वा को मारा ही नहीं तो मैं कबूल कैसे करूं। अब यहाँ सब लोग हैरान होते हैं। फिर से एक सवाल बाकी था, आखिर पूर्वा को मारा किसने। अंशु गणेश से मिलने जाती है। गणेश कहता है डॉक्टर ने पूर्वा को नहीं मारा तो वो खुद मर गई होगी। ये सुन अंशु को गुस्सा आता है। वो कहती है मरना तो तुम्हें चाहिए जहर खाकर, थोड़ा भी दिमाग नहीं चलाते। अभी पूर्वा का खूनी ढूंढना बाकी है। रात में अंशु जय से मिलने जाती है। जय से बात करने पर उसे पता चलता है कि जय और जाह्नवी में कोई रिश्ता कभी भी नहीं था। जय सिर्फ पूर्वा से ही प्यार करता था। यहाँ अंशु कहती है शायद जाह्नवी तुमसे एक तरफा प्यार करती हो, उसी ने पूर्वा को मारा होगा। एक काम करो, अब तुम मुझसे प्यार का नाटक करो, मैं देखती हूँ कि जाह्नवी मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। तब जय कहता है
नहीं नहीं, मैं अभी किसी भी लड़के से प्यार नहीं कर सकता। जय कहता है मेरी राया भी मुझसे दूर चली गई और अब पूर्वा भी मर गई। ये बात सुन अंशु कहती है राया कौन थी? जय कहता है रंजना की सहेली। अब अंशु रंजना के रूम में जाकर राया के बारे में पूछने लगती है। तब रंजना बताती है राया मेरी ऑफिस फ्रेंड थी, वो अक्सर यहाँ मुझसे मिलने आती थी। इसी दौरान जय और राया को एक दूसरे से प्यार हुआ और वो रिलेशनशिप में थे, पर राया को मेरी तरह झींगा से एलर्जी थी। एक दिन गलती से झींगा उसके खाने में गया और वो हार्ट अटैक से मर गई। 2 साल पुरानी बात है ये। शिमी अम्मा को भी सब पता था, पर राया की मौत की बात जय से छुपाने को उन्होंने कहा। जय को पता भी नहीं कि राया मर चुकी है। रंजना से वो राया के घर का एड्रेस मांगती है। तब रंजना कहती है राया यहाँ उसके मामा के साथ रहती थी। अब अंशु मामा के घर का एड्रेस लेकर पुलिस के साथ वहाँ जाती है। तब मामा कहता है राया को बचपन से झींगा से एलर्जी थी, वो डरती थी बहुत, उसकी वजह से हम भी कभी झींगा मच्छी नहीं खाते थे। वो खुद से तो नहीं खा सकती, शायद किसी ने उसे ज़बरदस्ती खिलाई होगी। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी की थी, मगर वहाँ किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बस इस मर्डर को उन्होंने एक एक्सीडेंट ठहरा दिया, पर मुझे पता है मेरे बेटे को किसी ने मारा होगा। अब वो राया के ऑफिस आ जाते हैं। वहाँ पर पूछताछ करने पर पता चलता है लंच टाइम में यहाँ सब लोग पास ही के मेस से टिफ़िन मंगवाते थे। राया भी मंगवाती थी, पर मरने के 7 दिन पहले से ही वो किसी और जगह से टिफ़िन मंगवा रही थी। वो एक होम डिलीवरी सर्विस थी। वो टिफ़िन खा रही थी और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। अंशु और पुलिस वाले होम डिलीवरी सर्विस में जाते हैं। वहाँ की औरतों से पूछताछ करते हैं उस दिन मेनू में क्या था। तब वहाँ की औरतें कहती है मैम उस दिन शनिवार था, तो यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना पकता था। शनिवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल नहीं मिलता। अंशु कहती है यानी झींगा उसे जानबूझकर किसी ने खिलाया था। इंस्पेक्टर से एक साजिश थी। झींगा को अगर 2-3 घंटे दूध में भिगोकर रखें तो उसकी गंध और स्वाद खत्म होता है। होम डिलीवरी वाले के एड्रेस पर ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला थी। वो नंबर देखकर कहती है ये मेरे बेटे का ही नंबर है, पर अब वो बहुत दिनों से लापता है। ये सुन अंशु चौंक जाती है। तभी कहानी के क्लाइमैक्स के पन्ने खुलने वाला सस्पेंस यहाँ सामने आता है। कुमुदिनी भवन की जो मैनेजर थी चित्रा, वो यहाँ आती है और पता चलता है कि वो जो बुजुर्ग औरत है वो चित्रा की माँ है। यहाँ पुलिस और अंशु का जो डाउट था वो अभी क्लियर होता है। शायद चित्रा ने ही भाई की मदद से राया को मारा होगा, पर यहाँ चित्रा कहती है मेरा भाई बहुत उल्टे सीधे काम करता था, उसे हम माँ बेटे तंग आ गए थे, हमने उसे घर से बाहर निकाला। अब वो कहाँ है पता नहीं, पर 2 साल पहले उसे हमने आखिरी बार देखा था। वो 30,000 रुपये लेकर आया था, माँ को दे रहा था, कह रहा था माँ मुझे दूसरे शहर में नई नौकरी मिली है। हमें लगा वो पैसे उसने किसी गलत काम से लाए होंगे, इसलिए हमने वो पैसे नहीं लिए। वो तब से लापता है। कोई कहता है कि वो अभी बनारस में है, पर हमें कुछ पता नहीं। अब यहाँ कुछ सवाल के जवाब अंशु को क्लिक हो गए, तो बहुत कुछ अभी भी बाकी थे। कुमुदिनी भवन में शिमी अम्मा के कहने पर पुलिस ने जय के लिए एक नई नर्स भेजी थी। रात में अंशु गणेश से कहती है चित्रा जो कुछ कह रही थी वो सब सच था, वो झूठ नहीं बोल रही थी। ये सुन गणेश थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो चित्रा पर शक कर रहा था। तभी गणेश के मोबाइल पर फॉरेंसिक वाले जहर का नाम भेजते हैं। पूर्वा के खाने में ये जहर मिलाया था जो किसी फूल से बनाया गया था। अंशु जहर की जानकारी निकालती है, तब उसे पता चलता है कि जहर है वो हर जगह उपलब्ध फूलों से बनाया गया था। वो फूल जहरीले होते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है, और ये फूलों में जो जहर होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। पुलिस वालों से अब अंशु
कुछ बात कहती है और वो मनीषा से कुछ मंगवाती है। मनीषा कहती है, क्या प्लान है, कुछ लिंक मिली? अंशु कहती है, कुछ नहीं, मेरे आने तक वेट करो। अब अंशु आती है कुमुदिनी भवन में और शिमी अम्मा से कहती है, पूर्वा का कातिल मिल गया। ये सुन शिमी अम्मा चौंक जाती है। यहाँ अंशु कॉल पर कहती है, चित्रा का भाई मिल गया है और पूर्वा का कातिल भी। ये बातें सुन शिमी अम्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो किचन में जाती है और प्रसाद का कटोरा लेकर आती है। अंशु से कहती है, प्रसाद खा लो, अच्छी बात है। अंशु मना करती है, फिर भी शिमी अम्मा जबरदस्ती प्रसाद अंशु के मुंह में डाल देती है। थोड़ी देर बाद शिमी अम्मा कमरे में बुक पढ़ रही थी। तभी जय के कमरे से चीखने की आवाज़ें आती है। वो जय के रूम में भागती है तो देखती है जय जमीन पर बेजान पड़ा था। नर्स कहती है, किचन में से 2 चम्मच प्रसाद खाकर जय बेहोश हो गया। ये सुनते ही शिमी अम्मा किचन में भागती है और जहर काटने की दवा बनाने लगती है। यानी उसने खीर में जहर मिलाया था और ये जहर अंशु को खिलाया था। जहर का एंटीडोट बनाकर शिमी अम्मा जय के रूम की ओर भागने लगती है। तभी यहाँ किचन में अंशु आकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। शिमी अम्मा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जय के पास जाने दो, उसने जहर खाया है, मेरे पास दवा है। अंशु कहती है, जय को जहर किसने दिया? शिमी अम्मा कहती है, तुमने तो कहा उसने प्रसाद खाया है। अंशु कहती है, यानी प्रसाद में जहर था। शिमी अम्मा अंशु से बार बार कहती है, मुझे जय के पास जाने दो और हाँ, तुम भी ये एंटीडोस ले लो। अंशु कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने जहर को पचा लिया है। पूर्वा को भी आपने ही जहर दिया था ना? शिमी अम्मा कुछ नहीं बोलती। अंशु कहती है, अगर आप अभी भी सच नहीं बताओगी तो उधर जय मर जाएगा। तब शिमी अम्मा कबूल करती है कि हाँ, पूर्वा के खीर में भी मैंने ही जहर मिलाया था। अंशु कहती है, जय को दवा की ज़रूरत नहीं, उसने प्रसाद नहीं खाया, वो सिर्फ इंजेक्शन से सो गया है। शिमी अम्मा कहती है, तुमने ये सब क्यों किया? अंशु कहती है, राया और पूर्वा के खूनी को पकड़ने के लिए करना पड़ा ये सब, वरना वो खुलेआम घूमता रहता। यहाँ अंशु से कहती है कि तुम भी जल्द ही मर जाओगी, तुमने जहर खाया है। अंशु कहती है, हाँ, पर जहर का एंटीडोस मैंने पहले ही ले रखा था, मुझे पता था कि आप मुझे ज़रूर जहर खिलाओगी। एंटीडोस के कारण वो जहर का असर मुझ पर नहीं हुआ, ये सब मेरा ही प्लान था। अब सवाल ये था कि शिमी अम्मा ने उन दोनों को क्यों मारा। यहाँ गणेश इसे कस्टडी में ले लेता है और उससे पूछता है, ये केस अंशु ने कैसे सॉल्व किया? अंशु कहती है, मैं हैंडराइटिंग से आदमी का कैरेक्टर जान लेती हूँ। जब मैंने शिमी अम्मा की हैंडराइटिंग देखी तो ऐसे लगा ये हाथ खूनी हो सकते हैं जिन पर शक हुआ। उन सब की हैंडराइटिंग देखी थी, मुझे कोई भी कातिल नहीं लगा सिवाय डॉक्टर के। गणेश कहता है, उस कल्कि फूल में जहर भी होता है, ये किसी को पता नहीं होता। तब अंशु कहती है, मुझे पता चला था कि शिमी अम्मा के जो पिता थे वो एक वैद्य थे, उन्होंने कभी न कभी बताया होगा कि कल्कि फूल में जहर कम मात्रा में होता है और वो हमेशा जड़ी बूटियों से जुड़ी किताबें पढ़ती थी, ऐसा मैंने देखा है। इतना ही नहीं, शिमी अम्मा दवाइयाँ भी बनाती थी। कल्कि फूल हॉस्टल में बहुत सारी जगह पर है, तो इससे जहर बनाना इनके लिए तो आम बात थी। जब कल्कि फूल का जहर ही पूर्वा के शरीर में मिला, ये बात पता चली तो मेरा पूरा शक शिमी अम्मा पर गया और मैंने ये सब नाटक किया। राया ने भी कभी बातों बातों में इनसे कहा होगा कि उसे झींगा से एलर्जी है और इसी का फ़ायदा उठाकर चित्रा के भाई की मदद से इन्होंने ही राया का मर्डर कर दिया। इनका शातिर दिमाग इतना तो जानता था कि झींगा का स्वाद और गंध कैसे मिटानी है। पूर्वा के लिए भी जन्मदिन के दिन खीर में जहर दिया। ये इतनी शातिर है कि जानती थी पूर्वा को सब लड़कियां कुछ न कुछ खिलाने वाली है। एग्जैक्ट किसके खाने में जहर था ये ढूंढना आसान नहीं था और ये आराम से जी पाती, पर अब शिमी अम्मा को पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ऐसा गणेश कहता है, शिमी अम्मा आपने ये सब क्यों किया? तब
तब वो कहती है, मेरा पति एक बाहरी औरत के चंगुल में था। उसने गृहस्थी पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन उस औरत से लड़ाई हुई और मेरे पति ने खुदकुशी कर ली। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मेरा बेटा था जो बीवी से तंग आ गया था। उसकी बीवी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया था। वो हमें मिलने भी नहीं देती थी और एक बार बीवी से लड़कर मेरा बेटा कोलकाता आ गया। उसकी बीवी यहाँ आकर लड़ाई कर रही थी। लड़ाई करते करते मेरा बेटा हाईवे पर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। मेरी सारी ज़िंदगी ही उजड़ गई। मेरे जीने का एक अंतिम सहारा जय था। तो मुझे लगा जय की ज़िंदगी में ऐसी कोई औरत ना आए जो मुझे उससे दूर कर सके। इसीलिए मैंने ही राया और पूर्वा को जय से दूर किया। मुझे डर था कि ये दोनों कहीं जय को मुझसे छीन ना ले। ये सुन अंशु कहती है, अब जय का ख्याल कौन रखेगा, कौन उससे प्यार करेगा। आप तो जेल में रहोगी। आपको पता भी है पूर्वा जय से कितना प्यार करती थी। अब जय को पूर्वा जैसी लड़की तो नहीं मिल पाएगी। कहाँ से लाओगी आप। ये सुन सब चौंक जाते हैं। पूछते हैं, पूर्वा के बारे में इतनी डिटेल्स तुम्हें कैसे पता। तब अंशु कहती है, पूर्वा मेरी बड़ी बहन थी। हमारे माँ पापा से उसकी नहीं बनती थी, इसीलिए वो यहाँ हॉस्टल में रहती थी। पर यहाँ के हर किसी की जानकारी मुझे कॉल पर देती थी। मैं यहाँ आने से पहले ही सबको जानती थी। वो हमेशा जय के बारे में बातें करती थी। उस दिन मैं पूर्वा के बर्थडे के दिन उसे सरप्राइज़ देने आ रही थी, पर यहाँ आकर मैं खुद सरप्राइज़ हो गई। मेरी बहन का कातिल कौन है ये ढूंढने के लिए ही मैंने ये सब किया और मैं यहाँ पर रही। और अब कातिल मिल गया। अंशु रोने लगती है। शिमी अम्मा को जेल हो जाती है। कहानी अब डायरेक्ट 15 दिन आगे जाती है और आज गणेश छुट्टी पर था। 15 दिन पहले अंशु अचानक कहीं चली गई थी। तभी गणेश के घर की बेल बजती है। वो डोर ओपन करता है और देखता है दरवाजे पर अंशु थी। ये देख गणेश चौंक जाता है। वो पूछती है, क्या कर रहे हो। गणेश कहता है, झींगा खाकर इंसान मरते हैं, ये जब से पता चला है तब से झींगा खाने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा आज हिम्मत जुटाकर झींगा खा ही लूँ। ये सुन अंशु हंसती है। कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम बनाना, हम लोग खाएंगे। अब अंशु फ्रेश होने जाती है और गणेश को एक कॉल आता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है। गणेश खुश होता है और अंशु फ्रेश होकर आ जाती है। गणेश कहता है, कहाँ चली गई थी और आज अचानक इधर कैसे। अंशु कहती है, हाँ ऐसे ही। और अब गणेश कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा नाम भी तुमने झूठ बताया है। तब अंशु कहती है, होशियार हो गए हो, मेरा नाम है अनुप्रिया। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी थी कुमुदिनी भवन बंगाली वेब सीरीज़ की। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कहानी के साथ।